गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मैं जो क्लास में पढ़ाया था उससे आगे पढ़ाने जा रहा हूं। आपको पता है इससे सॉल्विंग प्रोसेस से जितने भी थे, एलिमिनेशन प्रोसेस, कंपैरिजन प्रोसेस, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, रेशियो डिटर्मिनेशन प्रोसेस, सभी प्रोसेसेस को मैं बता चुका था। और मैं एक ही प्रश्न को ये पांचों तरीके से बना के आपको मैंने बताया था, दिखाया था। उसके डाउट्स भी आप लोगों ने क्लास में पूछ लिए थे। अब मैं आगे इसकी बात में बता रहा हूँ। अब इसमें बिना सॉल्व किए हुए ये बताना है कि किस इक्वेशन, किस लीनियर इक्वेशंस के आपको जो आंसर होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा, किसका नो सोल्यूशन होगा, किसका मेनी सोल्यूशन होगा। तो इसके बारे में आज बताते हैं। ये पूरा एक्सरसाइज है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको पता है कि जनरल फॉर्म, अब गौर से देखेंगे बिल्कुल समझ पाएंगे। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म होता है। मैंने कहा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब आप कहोगे कि सर देखो x y, तो ये तो बात समझ में आती है, आपने अभी उधर सॉल्व करना बताया था। लेकिन a1 b1 c1 क्या होता है सर? ये कुछ भी नई बात मैंने नहीं लिखी। आप जो बनाते हो तो उसमें जो कांस्टेंट नंबर लिखा रहता है a1 b1 c1 वही लिखा हुआ है। जैसे आपके सामने अगर लिखा हो 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 और 7x माइनस 2y इक्वल टू अगर 9 लिखा है तो कोई बात नहीं। इसमें a1 देखिए ना, पहला इक्वेशन है तो सब 1 1 लिखा है, a1 b1 c1। फिर दूसरा इक्वेशन है a2 b2 c2। ऐसी कोई बात नहीं कि पहले इक्वेशन को इसी को हम a1 b1 c1 लिखें। हम इसको भी लिख सकते हैं, इसे हम a2 b2 c2 लिख सकते हैं। ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए दिया हुआ है। तो इस तरह के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? कितना होगा a1 का वैल्यू? a1 पहले लाइन में x के साथ क्या लिखा है 3, b1 क्या हो जाएगा ये 4 और c1 क्या हो जाएगा ये 5। a2 कितना हो जाएगा? a2 इक्वल टू 7, b2 कितना हो जाएगा -2, c2 कितना हो जाएगा 9। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत। फिर देखिए, अगर आपके सामने लिखा हो x माइनस 2y इक्वल टू 7, 4x प्लस 5y इक्वल टू 9 लिखा है, तो अब देखिए a1 का वैल्यू कितना होगा? a1 1, b1 कितना होगा -2, c1 कितना होगा 7, a2 कितना होगा 4, b2 कितना होगा 5 और c2 कितना होगा 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझने में? मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया इसमें दिक्कत क्या होना है? a1 x के साथ है सो a1, y के साथ है b1 और जो कांस्टेंट है c1, इधर a2 b2 c2। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं तो फिर देखिए अब इसमें कहना क्या चाहते हैं। अब देखिए ये पहचानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसका लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपने लिखना देखा और फिर उसका a1 b1 c1 उस बेसिस पे पहचानना देख लिया। अब इसमें 3 कंडीशंस होते हैं। अब इस तीनों को हम लोग देखते हैं। इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then यूनिक सोल्यूशन। कहने का मतलब क्या हो गया कि इफ a1 by a2 is equal to b1 is not equal to b1 by b2, then यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या हो गया इसकी हिंदी में कि यदि a1 by a2
इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तब अद्वितीय हल होगा। ये अद्वितीय हल इसको कहिए, यूनिक सॉल्यूशन की अद्वितीय हल, या इसे ही आप कह सकते हैं एक हल कह सकते हैं, एक हल होगा। अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन यानी एक हल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा इक्वेशन है, ऐसे इक्वेशंस हैं, तो उसका x और y का वैल्यू निकालिएगा तो एक x का वैल्यू होगा और एक y का वैल्यू होगा। इसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पे भी बताएं कि इन दोनों से लेके अगर ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, यानी दोनों के ग्राफ क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। दोनों के ग्राफ जो होंगे, इनके ग्राफ्स जो होंगे, जो ग्राफ होंगे वो इंटरसेक्टिंग होंगे, वो इंटरसेक्टिंग होंगे। और हिंदी मीडियम में इसी को लिखा रहता है कि ये एक दूसरे के विरोधी ग्राफ होंगे। क्या होंगे, विरोधी, एक दूसरे के अविरोधी ग्राफ। एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग है यानी एक दूसरे के अविरोधी ग्राफ होंगे। ये एक दूसरे को काटेगा ही काटेगा। अब देखिए, एक दूसरे को काटेगा तो जितने पॉइंट पे कटते हैं वही आंसर होता है। क्योंकि एक पॉइंट पे काटते हैं तो एक पॉइंट पे काटेंगे तो हर हाल में एक ही x का वैल्यू होगा और एक ही y का वैल्यू होगा। अब देखिए, दूसरी बात याद रखेंगे, तो इसको मिटाता हूं बुआ। अब दूसरी बात याद रखेंगे कि इफ A1 बाई A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, then many solutions, इसी को इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। और हिंदी में इसी को कहता है अनगिनत हल, इसी को कहते हैं अनगिनत हल, यानी अनंत हल होगा। अब इनका जब ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट होने का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे पे आश्रित होंगे। इसी को हिंदी में बोलते हैं कि आश्रित ग्राफ होगा। ये क्या हो गया, आश्रित ग्राफ होगा। आश्रित ग्राफ बोलने का मतलब कि दोनों ही समीकरण का लाइन ग्राफ जो होगा एक दूसरे पे बिल्कुल होगा, बिल्कुल एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा बिल्कुल दोनों ग्राफ। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं ये आश्रित ग्राफ होता है। कभी कभी पूछ देता है कि इनके ग्राफ कैसे होंगे, ये काटेंगे नहीं काटेंगे, बिल्कुल एक दूसरे पे होंगे, तो इनके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब देखिए, अब इसी तरह तीसरी बात, इफ A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, देन तब क्या होगा, ये नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं, उन दोनों से कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये कोई हल नहीं होगा इनका। ये दोनों इक्वेशन से एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा ही नहीं निकलेगा। इनका जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ जो होगा ये आपको बिल्कुल पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ये ग्राफ दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी कि समानांतर होंगे, समांतर होंगे। और इसे हम लोग कहते हैं, ये विरोधी ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, समानांतर ग्राफ होंगे, इससे हम लोग विरोधी हल कहते हैं, विरोधी ग्राफ कहते हैं। अब देखिए, इन तीनों से, अब ये इन सब बातों को याद रखना होता है। अब ये कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसा होगा, कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, ये अब आप देखिए। इस वीडियो को बार बार देख लेंगे और समझ लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि आपको क्वेश्चन कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच द
गिवन इक्वेशंस है, पहला हो, मैं एक ही बार में तीनों को लिख लेता हूं, आप समझ जाएंगे। है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा मेनी सॉल्यूशन, तीसरा नो सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये हुआ हिंदी में कि m का मान ज्ञात करें, m का मान ज्ञात करें जिसके लिए दिए गए समीकरणों का पहला अद्वितीय हल, दूसरा अनगिनत हल एवं तीसरा कोई हल नहीं होगा। हम उन स्टूडेंट्स के लिए भी लिख देते हैं जो हिंदी मीडियम के होंगे कि उन्हें भी परेशानी नहीं हो। कोई हल नहीं होगा, तो ये हमें निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच द गिवन इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब देखिए, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए m का वैल्यू निकालना है। कोई भी इक्वेशन हो सकता है, जैसे ये आपको इक्वेशन दे दे mx प्लस 2y इक्वल टू है, सपोज कीजिए 10 दे दे, और उसके बाद लिख दे 3x माइनस 7y इक्वल टू सपोज कीजिए 15 लिख दे। कोई बात नहीं। अब देखता हूं सबसे पहले क्या करेंगे। अभी मैंने तीनों को एक साथ ले लिया है। आपको क्वेश्चन में जैसा पूछेगा वैसे बनाएंगे, जिसका पूछेगा उसका बनाएंगे। जैसे ये सबसे पहले a1 b1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो a1 क्या हो जाएगा, m, अभी अभी मैंने बताया है। b1 कितना हो जाएगा 2, c1 कितना हो जाएगा 10, a2 कितना हो जाएगा 3, b2 कितना हो जाएगा -7 और c2 कितना हो जाएगा 15। a1 m, b1 2, c1 10, a2 3, b2 -7 और c2 कितना हो गया 15 हो गया। अभी मैंने जस्ट वहां पहले बताया। आप अगर देखें ना चाहेंगे, अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर वीडियो को पीछे करके देख लेंगे। अब पहला लिखता हूं फॉर यूनिक सॉल्यूशन। देखिए कितना आसान है ये। फॉर यूनिक सॉल्यूशन आई मीन अद्वितीय हल के लिए, या इसी को लिखते हैं हम लोग एक हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, या क्वेश्चन में आ जाए एक हल के लिए, फिर भी घबराएंगे नहीं, दोनों बात बराबर है। अब अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। कोई दिक्कत बाबू। अब कोई यूनिक सॉल्यूशन के लिए लिख रहे हैं तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन लिख लिया। अब a1 के जगह पे क्या लिखा है m, a2 के जगह पे क्या लिखा है 3, इज नॉट इक्वल टू का साइन है b1 बाई b2, b1 क्या है 2 और b2 कितना है ये -7। कोई दिक्कत। हमने क्या किया, a1 के जगह a1 का वैल्यू लिख दिया, a2 के जगह a2 का वैल्यू लिख दिया, b1 के जगह b1 का वैल्यू लिख दिया, b2 के जगह b2 का वैल्यू। यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन है तो नॉट इक्वल टू का साइन लिख दिया। अब इस नॉट इक्वल टू के साइन से बिल्कुल नहीं घबराना है। सारे फंक्शंस वैसे ही होंगे जैसे इक्वल का साइन होता है। सिर्फ जहां इक्वल का साइन नहीं है तो वहां इक्वल का साइन नहीं लिखेंगे। सपोज कीजिए अगर आपके सामने में m/3 सपोज कीजिए इक्वल टू 2/-7 है, तो आप ऐसा ही करते ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं -7m
इज इक्वल टू 3 2 जा 6 लिखते, इसलिए m बराबर है 6/-7 और बराबर है -6/7 लिखते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, आपको यही कर देना है कि जैसे यहाँ पे आप लिखते हो तो सारी बातें सेम लिखेंगे, सिर्फ इज इक्वल टू के साइन के जगह नॉट इक्वल टू लिखेंगे। जैसे यहीं पे इसको लिखेंगे, ये लिखा हुआ है ना, अब इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो और -7m इज नॉट इक्वल टू 3 2 जा 6, इसलिए m इज नॉट इक्वल टू 6 -6/7, यही 7 का नीचे का साइन ऊपर चला आता है, m इज नॉट इक्वल टू -6/7। ये आपका आंसर हो गया। हाउ इज इट? देखिए कितना आसान है ये, कुछ नहीं, जो लिखा है A1 B1 C1 लिख लेंगे। यूनिक सोल्यूशन के लिए पूछा, यूनिक सोल्यूशन के लिए उसका जो कंडीशन से लिख दिए। मेनी सोल्यूशन के लिए पूछा, अब मेनी सोल्यूशन के लिए पूछा है तो फिर मेनी सोल्यूशन के लिए लिख लेंगे। कोई दिक्कत किसी को समझने में? कोई दिक्कत समझने में जी? तो देखिए अब आगे बढ़ता हूं, फॉर दूसरा बनाता हूं फॉर मेनी सोल्यूशंस। फॉर मेनी सोल्यूशंस, देखिए दूसरा है फॉर मेनी सोल्यूशंस। फॉर मेनी सोल्यूशंस यानी अनगिनत हल के लिए। देखिए कोई बात नहीं, अनगिनत हल के लिए। अब अनगिनत हल के लिए इसे लिखेंगे तो अनगिनत हल के लिए क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कोई बात नहीं, हमने क्या कहा, A1 के जगह A1 का वैल्यू लिख दीजिए, A2 के जगह A2 का, जिसका यहाँ वैल्यू लिखना है लिख दीजिए। आप देख लीजिए बाबू, A1 के जगह कितना वैल्यू है, m है ना, तो A1 के जगह पे क्या लिख दिया m, A2 के जगह पे क्या लिख देंगे 3, B1 के जगह कितना लिख देंगे 2, B2 के जगह -7, C1 के जगह पे 10 और C2 के जगह पे क्या लिख देंगे 15। कोई दिक्कत? देखिए ना क्या होगा दिक्कत, A1 के जगह पे m, A2 का वैल्यू 3 तो 3, B1 का 2, B2 का -7, C1 का 10 और C2 का 15। अब कहेंगे कि सर ये तो 3 दे दिया ना, उधर में तो 2 ही था। कोई बात नहीं, एक बार इसके साथ दिखा देंगे, तीनों तो इक्वल ही हैं, फिर एक बार इसके साथ दिखा देंगे। अब जैसे लिख देंगे वेन, वेन आई मीन जब। देखिए मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख देता हूं, तो जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स भी अगर इसे कोई देखे तो उससे समझने में दिक्कत नहीं हो। ऐसे मैं जानता हूं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। m/3 इज इक्वल टू 2/-7। और देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -7m इक्वल टू 6, इसलिए m इक्वल टू है -6/7। एक तो ये हो गया, और फिर लिख दीजिए वेन, और दूसरा आप लिख दीजिए, ये दोनों को दिखा जरूर देंगे। बहुत स्टूडेंट एक को ही दिखा के छोड़ देते हैं, नहीं दोनों में आया है तो दोनों को दिखा देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 2 जा 10, इसलिए m बराबर 2, इसलिए m इक्वल टू -6/7 और 2, इट इज योर आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हमने A1 के जगह A1 का वैल्यू लिख दिया, A2 के जगह A2 का वैल्यू लिख दिया जी, B1 के जगह B1 का वैल्यू लिख दिया, B2 के जगह B2 का वैल्यू लिख दिया, C1 के जगह C1 का वैल्यू लिख दिया, C2 के जगह C2 का। और चूंकि ये तीनों इक्वल हैं इसलिए हमने क्या किया, दो को ले लिया। वेन m/3 इक्वल टू 2/-7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे कर दिया -7m। अब देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इज इक्वल टू 3 2 जा 6, इसलिए m इक्वल टू -6/7। वेन m/3 इक्वल टू 10/15, 3 5 जा 15, फिर 5 2 जा 10 और 2m। देखिए बराबर के दोनों ओर नीचे नीचे काट लेते हैं, ऊपर ऊपर काट लेते हैं, एक ही ओर रहेगा तो नहीं काटेंगे ना। m बराबर क्या हो गया 2, इसलिए m का वैल्यू -6/7 और 2 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए तो आगे बढ़ें।
अब तीसरा जब बनाना होगा तो इसमें देखिए ज्यादा मेहनत नहीं करता हूं, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, कोई हल ना होने के लिए। देखिए इसी में हम बना लेंगे, कोई हल ना होने के लिए, कोई हल ना होने के लिए, कोई हल ना होने के लिए। अब कोई हल ना होने के लिए आपको पता है, तो कोई हल ना होने के लिए वाला कंडीशन लिखेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा लिख लेंगे। अब a1 के जगह a1 का वैल्यू लिख देंगे, बिल्कुल ठीक वैसा ही, m है तो mg, a2 के जगह a2, b1 के जगह b1, b2 के जगह b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यही ना फर्क हो जाएगा। तब फिर वैसा ही वेन m/3 इक्वल 2/-7, ये तो ठीक वैसा ही हो जाएगा, -7m/7 m बराबर -6/7। और फिर दूसरी बार इसका इसके साथ, देखिए तीनों इक्वल है इसलिए दो दो करके जरूर जस्टिफाई कर देंगे। फिर m/3 और क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 10/15। यहाँ तो इक्वल था ना, यहाँ इक्वल नहीं। अब ठीक वैसा ही करना है। देखिए मैं फिर बता दूं, इक्वल का नॉट का साइन है, कोई बात नहीं, सारे फंक्शन वही होंगे, सिर्फ साइन नॉट इक्वल टू लिखाएगा। अब फिर 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, साइन क्या हो गया, m इज नॉट इक्वल टू, इसलिए m इज इक्वल टू -6/2 और m इज नॉट इक्वल टू 280। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत समझने में जी, कोई दिक्कत समझने में। देखिए आप इसको तो बनाएंगे और फिर जो डाउट्स होंगे मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे, हम देख लेंगे। अब ये देखता हूं, अब देखते हैं कि अब इससे आगे की बात आता हूं, देखता हूं कि आखिर ऐसा लिखा क्या होता है। सर इसमें जो लिखा है आप पूछ सकते हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन यूनिक सोल्यूशन, यानी x का वैल्यू होगा, एक y का वैल्यू होगा। इसमें मेनी सोल्यूशंस कैसे हो जाएंगे और इसमें नो सोल्यूशन कैसे हो जाएंगे, कहाँ बनाने में फर्क पड़ता है। देखिए मैं इसको बताता हूँ। देखिए मैं मिटा लेता हूँ, अब उतारने की बात नहीं, उसमें आप वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो डाउट्स होगा मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं बिल्कुल उसको देख लूँगा और फिर नेक्स्ट क्लास में उसी को सॉल्व कर लेंगे। आइए जरा इन बातों को देखते हैं, फर्क क्या पड़ता है, इन बातों को देख लेंगे फर्क क्या पड़ता है। देखिए इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर सपोज कीजिए लिखा हुआ है सॉल्व इट, अब सभी का हम ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर लिखा है 3x - 2y, 3x + 2y अगर लिख दिया, 8 लिख दिया, x - y = 1 लिख दिया। देखिए इसको हम देखते हैं, ये a1 कितना है, a1 बराबर 3 है बाबू, b1 कितना हो गया 2, c1 कितना हो गया 8, a2 कितना है ये आपका 1, b2 कितना हो गया -1 और c2 क्या हो गया 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। आप देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, a1 कितना है 3, a2 कितना है 2 इज नॉट इक्वल टू क्या है 2/-1, दोनों बराबर नहीं है ना, अरे दोनों बराबर नहीं ना, तो ऑलरेडी इसे बनाएंगे तो एक x का वैल्यू आएगा और एक y का वैल्यू आएगा। अब बनाना इससे हम 5 तरीके से आप लोग को सिखा चुके हैं। अब जैसे देखिए एक तरीका एलिमिनेशन प्रोसेस से, जिसे हम लोग हिंदी में लुप्तीकरण विधि कहते हैं, x - y = 1 है, हमने बताया था किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। अगर y को काटना सोचेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, गुना कर देते हैं। हमने एक बात बताई थी, कुछ नहीं समझ में आए तो नीचे वाले से ऊपर को गुना कर दो, ऊपर वाले से नीचे को गुना कर दो। 1 है तो ऊपर में गुना कर दो, 2 है, खैर 1 है ना, ऊपर में 1 से गुना कर देता हूं और नीचे 2 से। अब 1 से क्या हो गया 3x + 2y = 8 और 2 से सब में गुना होता है।
देखिए हम क्लास में बताए थे x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे मन है उसे कर लीजिए। 2 से 2x, हम यहाँ पे y को एलिमिनेट करना सोच रहे हैं, बराबर 2। अब ये साइन अपोजिट है ना, अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐड करना यानी जोड़ना कहते हैं। काट देंगे, 5x बराबर है 10, 5 से 2, इसलिए x बराबर क्या हो गया 2, और x बराबर 2 हो गया। मैंने कहा था किसी इक्वेशन में रख दीजिए y का, ये सभी बातें बताया हूँ जी। क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब कोई अगर देखिए किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, लेकिन उस इक्वेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा जो ज़्यादा टफ नहीं हो, जो बिल्कुल आसान हो। x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 1, और x जगह पे 2 माइनस वाई इक्वल टू 1, और 2 माइनस वाई इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू वाई, इसलिए y इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसका आंसर हो गया। तो एक x का वैल्यू आ गया और एक क्या आ गया, आपका y का वैल्यू। इसलिए कहा जाता है कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो x बराबर, x का भी एक वैल्यू आएगा और y का भी एक वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, देखता हूं कि अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 हो तो कैसे होगा। देखिए, अगर आपके सामने लिखा हो, अगर आपके सामने लिखा हो ये 6x प्लस 4y इक्वल टू 16, देखिए वो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू क्या है 2, c1 इक्वल टू कितना है 8, a2 इक्वल टू कितना है वो 6, b2 इक्वल टू कितना है 4, और c2 कितना है 16। आप देख सकते हो यहाँ पर, यू कैन सी हियर दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब देखिए ना, 3/6 इक्वल टू 2/4, 8/16, ये सभी कट के कितने आ जाएंगे 1/2 आ जाएंगे। तो ये आपका a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। तो इसके मेनी सोल्यूशंस होंगे। आप कहेंगे कि सर कैसे मेनी सोल्यूशंस होंगे, अगर बनाने ही लगे तो कैसे होंगे। तो देखिए, बनाने लगे कैसे होंगे सोल्यूशंस। तो ये आपका, अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, 2y इक्वल टू 8 है, 6x है प्लस 4y इक्वल टू 16। अब देखिए, अगर आप इसको किसी को x को या y को काटना सोचते हैं, सब कुछ कीजिए y को काटना, तो y को काटना सोचेंगे तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल करने के लिए। अब सब में टर्म में गुना होता है, क्या हो जाएगा 6x 4y इक्वल टू 16, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। जैसे ही माइनस करेंगे तो सभी टर्म्स कट जाएंगे, और अगर आप प्लस करते हैं, ये सब टर्म कट गया ना, और अगर आप प्लस कर देते हैं दोनों को, फिर ये क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप बिना गुना किए हुए प्लस करते हैं जी, तो ऐड दीजिए तो क्या हो जाएगा 9x प्लस क्या हो गया 6y या इक्वल टू 24। अब x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y का दूसरा वैल्यू आ जाएगा। जैसे कोई आदमी अगर x बराबर 0 रखता है, तो x बराबर 0 तो क्या हो गया 9 इंटू 0 प्लस 6y इक्वल टू क्या है, सॉरी ये 24 इक्वल टू 24, और 6y इक्वल टू 24, इसलिए y बराबर है 6 से 4 बार कट गया वो, इसलिए x बराबर 0 तो y इक्वल टू 4। अगर कोई लड़का x इक्वल टू 1 लिख देता है तो ये क्या हो गया 9 इंटू 1, और 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा बाबू, तो फिर 9 इंटू 1 हो जाएगा 9 प्लस 6y इक्वल टू 24, और 6y इक्वल टू 24 माइनस 9, और 6y इक्वल टू 24 में से 9 गया तो क्या हो गया 15, इसलिए y इक्वल टू है 15/6, यानी 5 थ्रू जा 3 2 जा 6, 3 5 15, यानी x इक्वल टू 1, y क्या हो जाएगा 5/2। तो डिफरेंट वैल्यू यहाँ जितने भी x के वैल्यू रखेंगे, x के जितने भी वैल्यू रखेंगे, हर के लिए y का अलग डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि if a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 देन मेनी सोल्यूशंस, अनगिनत हल होंगे, हर x के वैल्यू के लिए y का दूसरा वैल्यू होगा।
अब देखिए अगर C1/C2 इक्वल नहीं हो, सपोज कीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ हो 18 लिखा हो, ये 16 है, यहाँ देखिए तो आपका क्या हो जाएगा। अब तीसरा को देखें, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बनाना तो वो ही आएगा जो आपको पहले अभी मैंने बताया। अब यहाँ पे देखो 3/6 इक्वल टू 2/4 बट नॉट इक्वल टू 18/16। क्यों? ये 1/2 1/2 और 2 9 जा 2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 9/8। ठीक है, अब इसका नो सोल्यूशन होगा। कैसे नो सोल्यूशन होगा? आखिर हम बनाने चलते हैं तो होता क्या है, 2y इक्वल टू क्या हो गया 18, ये क्या हो जाएगा, ये है 6x प्लस 4y इक्वल टू 16। अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं या x को एलिमिनेट, तो इसे y को करना चाहेंगे, इसे 2 से करेंगे, क्या हो गया 6x 4y इक्वल टू 36, और ये क्या हो गया 6x प्लस 4y इक्वल टू 16। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं अगर y को करने के लिए, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, तो फिर इस कंडीशंस में नहीं यहाँ x बचता है न y बचता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशंस कहते हैं। तो ये तीनों ही क्यों होता है ये मैंने बताया, ऐसा क्यों कहते हैं। अब मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे, बार बार बनाएंगे, और अगर कोई डाउट्स होगा तो फिर आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे, मैं ऑलरेडी अगले क्लास में उसको डिस्कस कर लूँगा। हाँ, देख जरूर लीजिएगा, बना जरूर लीजिएगा। अब ये नहीं कि बनाइए नहीं और कहिए कि कोई सा डाउट्स ही नहीं हुआ। ठीक है, ये बिहार बोर्ड के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया, अंग्रेजी में भी लिख दिया कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा भी कुछ नहीं, आपके अगर कोई फ्रेंड हैं, मित्र हैं, आप उन्हें भेज देंगे। आपको पता ही है कि मेरा यूट्यूब का चैनल है, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, SK, ऐसे मैं सभी लोगों को दे चुका हूँ, SK ट्यूटोरियल बाय सतेश्वर सर, ये आप सबको पता है, SK ट्यूटोरियल बाय सतेश्वर सर। ये आप SK ट्यूटोरियल बाय सतेश्वर सर, ये यूट्यूब का चैनल है, ये आपको पता है, ये आप इस पे जाके देख सकते हैं, और अपने मित्र लोगों का भी अगर कोई है फ्रेंड, तो उसे भी आप भेज दीजिएगा, बोल दीजिएगा, देख लेगा तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख के जरूर बना के और बताएंगे कि आपके डाउट्स क्या हैं, और उसको भेजिएगा, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत। ओके, हैव ए वेरी नाइस डे, थैंक्स।